आज हम एक नए वीडियो फिर लाए हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, और इसमें सारे के सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। जितने भी बचे हुए क्वेश्चन थे, प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें 62 तक मैंने क्वेश्चन बताया था, और आगे जो क्वेश्चन बचा हुआ है, जो भी संभावित प्रश्न है, इन सभी को आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसलिए आप इस क्वेश्चन को आराम से देख लें जो बताए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न है जो एग्जाम में अगर बैठते हैं आप तो डायरेक्टली आपको वहां पर महसूस हो जाएगा। अगर पढ़ते हैं अभी तो काफी हद तक आपको मदद मिलेगा। तो आज हम क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन 62 का बाद जो क्वेश्चन है वहां से हम शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने 62 तक बता दिया था। जो बच्चे उस वीडियो को देखा नहीं है, मैं कहूंगा कि आराम से देख ले, क्योंकि उस सेगमेंट में भी मैंने बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को बताया है। यहाँ पर 63 से हम क्वेश्चन लेते हैं आज इस सेशन में, और 63 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो क्या कह रहा है? इंग्लिश इज ए, इंग्लिश क्या है? वो है इंग्लिश अ विंडो टू द वर्ल्ड। मतलब समझ जाओ, एक ग्लोबल फेनोमेनन है, मतलब पूरा वर्ल्ड वाइड जो काम कर रहा है, मतलब एक विंडो टू द वर्ल्ड कह सकते हैं आप। मतलब मेन लैंग्वेज है पूरा दुनिया का। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। 63 का आंसर ए हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। अगला क्वेश्चन कहता है 64 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर दौर दे रखा है, यहाँ पर डॉट है, हैड फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज। इस क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि किस चीज का अंग्रेजी भाषा पे बहुत ज्यादा प्रभाव था। जो रेनेसेंस था, जो मैंने आप लोगों को बताया था, रेनेसेंस का मतलब क्या होता है? रेनेसेंस का मतलब है रिबर्थ, पुनर्जन्म। ये मूवमेंट था, ये मूवमेंट अंग्रेजी भाषा पे बहुत ज्यादा प्रभाव डाला था। इसलिए ये जो क्वेश्चन बता रहा है इसका आंसर हो गया आपका रेनेसेंस ए। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन है आपका। यहां पे कह रहा है इंग्लिश इज यूज्ड एज ए फॉरेन लैंग्वेज इन। इंग्लिश का प्रयोग विदेशी भाषा के तौर पे कहां पे किया जाता है? तो विदेशी भाषा के तौर पे इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है चाइना में, क्योंकि इंडिया में सेकेंड लैंग्वेज रूप में होता है। मैंने आप सबको बताया था कि कुछ ऐसे देश है जहां पे नेटिव लैंग्वेज के तौर पे होता है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जैसे साउथ अफ्रीका हो गया। तो इन सब देश है जहां पर फर्स्ट लैंग्वेज या नेटिव लैंग्वेज कह सकते हैं आप। इंडिया में सेकेंड लैंग्वेज के रूप में होता है, और चाइना में फॉरेन लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश का प्रयोग होता है। 65 का आंसर हो गया आपका चाइना, सी। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है अमेरिकन इंग्लिश डिफर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश इन द स्फीयर ऑफ। इस क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि अमेरिकन इंग्लिश जो है सो ब्रिटिश इंग्लिश में डिफर मतलब अलग है किस क्षेत्र में? तो ये सभी क्षेत्र में अलग है। स्पेलिंग, वोकेबलरी, ग्रामर, ये सभी क्षेत्र में अलग है। इसलिए इसका आंसर हो गया आपका डी। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 66 का डी, ऑल द थ्री। अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश के सभी क्षेत्र में अलग है, जैसे कि यहाँ पर स्पेलिंग, वोकेबलरी और ग्रामर, इन तीनों से अलग है। मतलब तीनों क्षेत्र में अलग है अमेरिकन इंग्लिश। 66 हो गया। 67 लेते हैं हम। यहाँ पर कहता है कि जो अबाउट, यहाँ पर डॉट है, ईयर्स अगो लैटिन वाज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लगभग कितने वर्ष पहले लैटिन एक वैश्विक भाषा के रूप में काम कर रहा था? तो ये काम कर रहा था 800 वर्ष पहले। ये ध्यान रखना आप सब। तो 66 का आंसर हो गया। 67 का बताया मैंने। यहाँ पर 68 क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स ऑफ, यहाँ पर डॉट दे रखा है, सेंचुरी द इंग्लिश लैंग्वेज हैज बीन रैपिड चेंज। यहाँ पर बीन नहीं होगा, यहाँ पर गलत लिखा गया, यहाँ पर होगा सीन। मैं सही कर दे रहा हूं क्योंकि टाइपिंग से गलतियां हो जाती है, टाइपिंग करने में गलतियां हो जाती है। यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो पिछले कुछ दशकों में किस सदी के, मतलब किस सदी के पिछले कुछ दशकों में अंग्रेजी भाषा ने बहुत सारे परिवर्तन को देखा है, बहुत रैपिड मतलब स्पीड परिवर्तन देखा है। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं ऑप्शन मुझे बनाना पड़ेगा डी। यहाँ पर होगा 20th, मतलब 20वीं सदी। आंसर यही होगा। मतलब कह सकते हैं 20वीं सदी के कुछ लास्ट, मतलब कुछ दशकों में अंग्रेजी भाषा ने बहुत सारे परिवर्तनों को देखा है, मतलब स्पीड चेंज हुआ है उसमें, आप ये कह सकते हैं। तो 68 का आंसर हो गया आपका डी।
69 क्या कहता है, ड्यूरिंग द, यहां पर डॉट है, सेंचुरी एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट स्वेप्ट इन यूरोप। मतलब किस सेंचुरी के दरमियान इंटेलेक्चुअल मूवमेंट जो है सो यूरोप में फैला था। तो आप लोगों को ध्यान रखना ये होता है 15वीं सेंचुरी के दरमियान, मतलब यूरोप में जो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था वो फैला था 15वीं सदी के दरमियान। तो ये आंसर हो गया 69 का। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, इन हिज पोएटिक वर्ड्स, यहां पर वर्क्स पे गलती, वर्क्स लिखाएगा, मैं लिख दे रहा हूं। वर्क्स मतलब क्या होता है, रचना, मतलब किताबें कह सकते हैं आप, इसलिए यहां पर होगा इन हिज पोएटिक वर्क्स चौसर डिड नॉट यूज, यहां पर डॉट दे रखा है आपसे। इस क्वेश्चन का मतलब हुआ जो पोएटिक वर्क्स जो था चौसर का, उसमें उसने किस इंग्लिश का प्रयोग नहीं किया था, तो उसमें किया था ओल्ड इंग्लिश का प्रयोग नहीं किया था। मतलब चौसर जो थे उन्होंने ओल्ड इंग्लिश का प्रयोग अपने क्रिएशन में, अपने जो पोएटिक राइटिंग था उसमें नहीं किया था। तो 70 का आंसर हो गया आपका ए, द ओल्ड इंग्लिश। 71 क्वेश्चन क्या कहता है, द कैंटरबरी टेल्स वाज रिटन बाय, कैंटरबरी टेल्स किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये भाई साहब लिखे थे जॉफरी चौसर के द्वारा। शॉर्टकट में चौसर लिख दिया तो ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कैंटरबरी टेल्स किसके द्वारा लिखा गया, चौसर के द्वारा, ये याद रखना है आप सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पैराडाइज रिगेंड वाज रिटेन बाय, ये पैराडाइज रिगेंड किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था जॉन मिल्टन के द्वारा। तो यहां पर मिल्टन लिख दिया शॉर्टकट में, तो ये भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात ना है। 72 का आंसर हो गया आपका सी। 73 क्वेश्चन क्या कहता है, पैराडाइज लोस्ट वाज रिटेन बाय, पैराडाइज लोस्ट किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था मिल्टन के द्वारा ही, जॉन मिल्टन के द्वारा, ये ध्यान रखना है आप सबको। 73 का आंसर हो गया ए। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द रेप ऑफ द लॉक वाज रिटेन बाय, मतलब ये द रेप ऑफ द लॉक जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था अलेक्जेंडर पोप के द्वारा, ये याद रखना है आप सबको। तो अलेक्जेंडर पोप ने द रेप ऑफ द लॉक को लिखा था। 74 का आंसर हो गया बी। 75 क्या कहता है, ह्यूडिब्रस वाज रिटन बाय, मतलब कह रहा है कि ह्यूडिब्रस किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था बटलर के द्वारा, ये ध्यान रखना है आप सबको, बटलर ने ह्यूडिब्रस को लिखा था, ये याद रखनी है आप सबको। 75 का आंसर हो गया सी, बटलर। 76 कहता है मैक फ्लैक्नो वाज रिटेन बाय, मतलब मैक फ्लैक्नो किसके द्वारा लिखा गया था, ये लिखा गया था जॉन ड्राइटन के द्वारा। ये सब तो नाम है, याद रखना है बस, एक दो बार पढ़ लो याद हो जाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था अगर याद नहीं होता तो लिख लो, एक कॉपी या कलम लो, उसमें सारे के सारे लिख लो, क्योंकि लिखने से और रिवीजन हो जाएगा, और जितना रिवीजन होगा उतना याद रहेगा आप सबको, तो आराम से लिखो। 76 का आंसर हो गया आपका ए, जॉन ड्राइटन। 77 क्या कहता है, यहां पर कह रहे हैं कि फेरी क्वीन वाज रिटेन बाय, फेरी क्वीन वाज रिटेन बाय, ये लिखा था स्पेंसर ने, स्पेंसर फेरी क्वीन लिखा था, एडमंड स्पेंसर कह सकते हैं आप इसको, एडमंड स्पेंसर ने फेरी क्वीन को लिखा था, मतलब इसमें सिर्फ इसका टाइटल का यूज कर गया है, तो आप लोग ध्यान रखना है। 77 का आंसर हो गया बी। 78 क्या कह रहा है, डॉक्टर फॉस्टस वाज रिटेन बाय, ये डॉक्टर फॉस्टस जो लिखा गया था इस किसके द्वारा लिखा गया था, ये लिखा गया था क्रिस्टोफर मार्लो द्वारा, इनके द्वारा लिखा गया था डॉक्टर फॉस्टस। अगला लेते हैं हम, ये सब नाम है याद रखना है। 79 क्या कहता है, एडवर्ड सेकेंड वाज रिटेन बाय, मतलब ये हो गया कि एडवर्ड सेकेंड जो था ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये भी लिखा गया था क्रिस्टोफर मार्लो द्वारा, तो यहाँ पे इनके टाइटल का यूज हुआ है मार्लो, तो अगर या तो क्रिस्टोफर मार्लो रहे या फिर मार्लो रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो उसे आपको नाम को याद होना चाहिए। 79 का हो गया ए, मार्लो। 80 क्या कहता है, विनस एंड एडोनिस वाज रिटेन बाय, मतलब विनस एंड एडोनिस किसके द्वारा लिखा गया, ये लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा,
याद रखना है आप सबको बढ़िया से। 80 का आंसर हो गया बी, विलियम शेक्सपियर। तो यहाँ पर कह रहा है वर्ड्सवर्थ वाज ए, वर्ड्सवर्थ क्या थे? तो ये थे कवि, इसलिए इंग्लिश में कहेंगे इनको पोएट। तो 81 का आंसर हो गया सी। एटी टू का क्वेश्चन कह रहा है कि हेमलेट इज ए, मतलब हेमलेट क्या है? ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, फार्स है, क्या है? तो हेमलेट है एक ट्रेजेडी, जो आप सबको ध्यान रखना है कि है ट्रेजेडी, मतलब जिसमें जिस कहानी में दुख अंत होता है, मतलब जिसका अंत होता है दुख के साथ, इसलिए उसको ट्रेजेडी कहते हैं। और ये हेमलेट क्या है? ट्रेजेडी ही है। 82 का आंसर हो गया ए, ट्रेजेडी। 83 क्या कहता है? किंग लियर इज ए, किंग लियर क्या है? तो ये भी विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, जो एक ट्रेजेडी है। तो आप सबको ध्यान रखना है, विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया किंग लियर क्या है? एक ट्रेजेडी। 83 का आंसर हो गया बी, ट्रेजेडी। 84 जो है, यहां पर क्या है? पियर्स द प्लॉमैन इज रिटेन बाय, ये जो पियर्स द प्लॉमैन है किसके द्वारा लिखा गया? तो पियर्स द प्लॉमैन जो है, इसको लिखा है लैंगलैंड ने, ये ध्यान रखना आप। पियर्स द प्लॉमैन किसके द्वारा लिखा गया? विलियम लैंगलैंड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। ओथेलो, हैमलेट, जूलियस सीजर, मैकबेथ एंड किंग लियर वर रिटेन बाय, मतलब ये सब किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो ये सब लिखे हैं विलियम शेक्सपियर द्वारा। ये आंसर आप लोगों को याद रखना है, 85 का विलियम शेक्सपियर हो जाएगा। 85 का हो गया सी। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विजन ऑफ जजमेंट वाज रिटेन बाय, विजन ऑफ जजमेंट किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था लॉर्ड बायरन के द्वारा। 86 का आंसर आपको हो जाएगा सी। ये याद रखना है आप सबको बहुत ध्यान से, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहा हूं अभी। 87 क्वेश्चन कहता है रिवोल्ट ऑफ इस्लाम वाज रिटेन बाय, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था आपको पीबी शेली द्वारा। यहाँ पर शेली ले लिया है, पीबी शेली इनका पूरा नाम है। तो 87 का आंसर हो गया बी, शेली। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द स्कॉलर जिप्सी हैज बीन रिटेन बाय, स्कॉलर जिप्सी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है मैथ्यू एर्नोल्ड के द्वारा। नाम याद रखना है सिर्फ, इसमें कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं। तो 88 का आंसर हो गया आपका ए, मैथ्यू एर्नोल्ड। 89 क्वेश्चन क्या कहता है? सोहराब एंड रुस्तम हैज बीन रिटेन बाय, सोहराब और रुस्तम ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भी लिखा गया है मैथ्यू एर्नोल्ड के द्वारा, जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। हो गया 89 का आंसर हो गया डी। ये सब नाम है, 2-4 बार याद करो, याद हो जाएंगे आराम से। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? द गीतांजलि हैज बीन रिटेन बाय, ये जो गीतांजलि है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। गीतांजलि लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। 90 का आंसर हो गया बी। यहां कह रहा है द सावित्री हैज बीन रिटेन बाय, मतलब सावित्री किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया कि औरोबिंदो घोष के द्वारा गया है, या तो श्री औरोबिंदो भी कह सकते हो, श्री औरो या तो औरोबिंदो घोष कहिए, या फिर श्री औरोबिंदो भी कह सकते हैं आप, इन्हीं के द्वारा सावित्री लिखा गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए, यहाँ पर डॉट दे रखा है वर्ड, ये जो ड्रामा वर्ड है किस वर्ड से लिया गया है? ड्रामा लिया गया किस वर्ड से? ये लिया गया है ग्रीक वर्ड से, यूनानी शब्द से लिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है 93, द लैंग्वेज ऑफ द ओल्ड इंग्लिश लुक्स डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स, ओल्ड इंग्लिश की जो भाषा है अलग दिखता है क्योंकि इसके, यानी किस कारण से ओल्ड इंग्लिश की जो भाषा अलग दिखती है? ये दिखता है, इसका कारण है सबसे बड़ा स्पेलिंग और वोकेबलरी, इसका स्पेलिंग और वोकेबलरी बिल्कुल ही अलग हुआ करता था, इसी कारण से ओल्ड इंग्लिश का जो लैंग्वेज था बिल्कुल अलग दिखता था। 93 का आंसर हो गया आपका ए। 94 क्या कहता है कि टुडे, यहाँ पर डॉट है, इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड लैंग्वेज,
यहां पर कह रहा है कि जो कौन सी इंग्लिश है जिसको आज के समय में वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में पहचाने जाते हैं। तो आज के समय में अमेरिकन इंग्लिश बहुत बड़ा इंपैक्ट मार दिया है, जैसे कि ब्रिटिश इंग्लिश ने मारा था, उसी तरीके से अमेरिकन इंग्लिश भी आज के समय में वैश्विक भाषा के रूप में जाने जाते हैं। 94 का आंसर हो गया ए। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश इमर्ज्ड आफ्टर द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एक्वायर्ड। यहाँ पर क्वेश्चन को सही करना पड़ेगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये शुरू करना पड़ेगा हमको, तो सही करना पड़ेगा। न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश that emerged in different parts of the world is known as। ऐसा क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव, ऐसा ही रहेगा। न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश दैट इमर्ज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज। मतलब दुनिया के अलग अलग भाषा, अलग अलग भागों में जो नए प्रकार के इंग्लिश की वेराइटी जो डेवलप हुआ था उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको नाम से न्यू इंग्लिश का आंसर होगा। इसमें क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन भी सारे गलत है। न्यू इंग्लिश ये हो गया इसका आंसर। इस क्वेश्चन को मैंने सही कर दिया, ऐसा होगा 95। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 96। क्या कहता है मोडालिटी प्लेज डेवलप्ड इन। मतलब मोडालिटी प्लेज जो है इसका विकास कब हुआ था, तो इसका विकास हुआ था मिडिल एज के दरमियान। ये याद रखना है आप सबको। 96 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 96 का आंसर आपका हो गया मिडिल एज। मतलब मोरालिटी प्लेज का जो विकास हुआ था वो मिडिल एज के दरमियान हुआ था, इसलिए 96 का आंसर होगा बी मिडिल एज। 97 क्वेश्चन क्या कहता है द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी वाज। मतलब पहला इंग्लिश ट्रेजेडी कौन सा था। तो आप सबको ये ध्यान रखना है कि पहला इंग्लिश ट्रेजेडी था गोरबो डक। गोरबो डक पहला इंग्लिश ट्रेजेडी था, जो आप सबको ध्यान रखना है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 96 का आंसर हो गया आपको आपका सी गोरबो डक। 98 कहता है कि ओथेलो क्या है। ओथेलो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया एक ट्रेजेडी है, बस याद रखना है आप सबको। 98 का आंसर हो गया बी ट्रेजेडी। 99 क्वेश्चन कहता है मर्डर इन कैथेड्रल वाज रिटन बाय। ये जो मर्डर इन कैथेड्रल है किसके द्वारा लिखा गया, ये लिखा गया है टी.एस. एलियट के द्वारा। ये ध्यान रखना है आप सबको। 99 का आंसर हो गया टी.एस. एलियट। 100 नंबर जो क्वेश्चन है इस प्रकार है कि पहले डॉट दे रखा है इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नोवेल। आधुनिक उपन्यास के पिताजी किसे कहे जाते हैं। तो आप सबको ध्यान रखना है कि जो हेनरी फील्डिंग जो थे इन्हीं को माना जाता है आधुनिक उपन्यास के पिताजी हेनरी फील्डिंग। यहाँ पे जो है सो टाइटल का यूज हुआ है, इनका पूरा नाम है हेनरी फील्डिंग। 100 क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो गया आपका बी फील्डिंग। तो 100 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो गया फील्डिंग। अब ये नहीं क्रिकेट वाला फील्डिंग समझ लेना, इनका नाम है हेनरी फील्डिंग। 100 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो गया फील्डिंग, ये हो गया आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। कह रहा है पेमेला वाज रिटन बाय। ये पेमेला किसके द्वारा लिखा गया था, ये आप सबको ध्यान रखना है। जो मतलब ध्यान रखना है कि पेमेला लिखा किसने था, तो इन्होंने लिखा था रिचार्डसन ने। रिचार्डसन ने पेमेला लिखा हुआ था, ये याद रखना है, बस नाम याद रखना है और कुछ नहीं करने हैं। यहाँ पे 102 नंबर 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एमा एंड प्राइड एंड प्रेजुडिस वर रिटन बाय। मतलब ये जो है एमा प्राइड एंड प्रेजुडिस ये किसके द्वारा लिखे गए, ये बताने के लिए कह रहा है यहाँ। एमा प्राइड एंड प्रेजुडिस ये लिखा गया था जेन ऑस्टिन के द्वारा, ये ध्यान रखना आप। सी हो गया इसका आंसर। 102 का आंसर हो गया सी जेन ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 103 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि डेविड कॉपरफील्ड, यहां पर वाज होना चाहिए, वाज रिटन बाय। डेविड कॉपरफील्ड जो है किसके द्वारा लिखा गया था,
ये लिखा गया था चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। यहाँ पर इसके टाइटल का यूज हुआ है, इनका पूरा नाम है चार्ल्स डिकेंस। तो 103 नंबर जो क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा सी, चार्ल्स डिकेंस या डिकेंस कह सकते हैं आप। 104 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पिकविक पेपर्स वाज रिटेन बाय, मतलब पिकविक पेपर किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये भी लिखा गया था चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। ये पहला इसका था, राइटिंग पहला था इसका, लेखन आप कह सकते हैं। पिकविक पेपर चार्ल्स डिकेंस द्वारा जो था वो पहला लिखा हुआ था ये, यानी पहला राइटिंग का क्रिएशन यही था। यानी 104 का आंसर हो गया बी, डिकेंस। बढ़िया कर देते हो वैसे। यहाँ पर 104 का जो आंसर होगा आपका डिकेंस होगा, यानी चार्ल्स डिकेंस। 105 नंबर क्वेश्चन है, कुली वाज रिटेन बाय, कह रहा है कि कुली किसके द्वारा लिखा गया है? ये तो हिंदी में भी दिया हुआ है, मुल्क राज आनंद ने इसे लिखा है। ये याद रखना है सबको, कुली मुल्क राज आनंद द्वारा लिखा गया है। तो 105 का आंसर हो गया डी, मुल्क राज आनंद। यहाँ पर 106 नंबर क्वेश्चन कहता है, सरपेंट एंड द रोप वाज रिटेन बाय। देखो आप लोग जो है सरपेंट का मतलब समझा देता हूं मैं यहाँ पे। एक होता है स्नेक, और सरपेंट का मतलब ही स्नेक होता है, सांप, या धोखेबाज भी कह सकते हैं, जो डिसीव करता है, मतलब धोखेबाज भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो सरपेंट एंड द रोप किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था राजा राव के द्वारा। ये ध्यान रखना है आप सबको, तो राजा राव ने सरपेंट एंड द रोप लिखा हुआ था। तो 106 का आंसर हो गया आपका सी, राजा राव। फिर आ गया 107वां नंबर प्रश्न, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि अनटचेबल वाज रिटेन बाय, अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भी लिखा गया है मुल्क राज आनंद के द्वारा। याद रखना है नाम। 107 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ए, मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद ने अनटचेबल लिखा हुआ था। 108 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटेन बाय, मतलब ये द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था अरुंधति रॉय के द्वारा। याद रखना है आप सबको। 108 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया डी, अरुंधति रॉय। 109 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रेन टू पाकिस्तान वाज, सॉरी यहाँ पर इज लिखो, आवाज कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ट्रेन टू पाकिस्तान वाज रिटेन बाय, मतलब ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था खुशवंत सिंह के द्वारा। खुशवंत सिंह ने लिखा हुआ था ट्रेन टू पाकिस्तान। 110 नंबर क्वेश्चन कहता है, अ बैंड इन द गैंजेस। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग इसको गलत पढ़ता है, कहता है गंगेज पढ़ लेता है, बल्कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा गैंजेस होता है। अब इसका कारण मैं बताऊंगा अगली वीडियो में, गैंजेस क्यों कहते हैं, गंगेज क्यों नहीं कहते। यहाँ पर गैंजेस लिखा हुआ है, गंगेज नहीं है, इसलिए याद रखना आप लोग। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि ए बैंड इन द गैंजेस इज रिटन बाय, मतलब ये जो है आपका ये बुक अ बैंड इन द गैंजेस, ये किसके द्वारा लिखा गया होगा? तो जब आप लिटरेचर जो आपका है 12th का, जब प्रोज सेक्शन में एक चैप्टर दिया है जिसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ, ए पिंच ऑफ स्नफ जो लिखा है मनोहर मलगांवकर, उन्होंने भी मतलब उसमें बताया गया है कि उसमें चैप्टर में जो इंट्रोडक्शन दे रखा है उस इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि अ बैंड इन द गैंजेस किसके द्वारा लिखा गया है, मतलब मनोहर मलगांवकर जो है इस किताब को लिखा है। याद रखनी है आप। 111 नंबर क्वेश्चन कहता है, आर्म्स एंड द मैन इज रिटन बाय, मतलब आर्म्स एंड द मैन जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा है जीबी शॉ के द्वारा। जीबी मतलब जॉर्ज बर्नार्ड, याद रखना आप सब। जीबी शॉ के द्वारा आर्म्स एंड द मैन लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते फटाफट। 112 क्वेश्चन कहता है कि हु रोट हक्कलबेरी फिन, मतलब हक्कलबेरी फिन किसने लिखा है? तो यार नाम याद रखना है आप सबको, मार्क ट्वेन लिखना है। मार्क ट्वेन जो है जिसके लिखा हुआ था हकलबेरी फिन, याद रखना है आप सबको। 113 नंबर क्वेश्चन कहता है, गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द, मतलब गोल्ड स्मिथ और शेरिडन जो है इसने किस चीज में योगदान दिया था, किस चीज को आगे बढ़ने में मदद किया था? तो ये किया था नोवेल्स को, यानी उपन्यास को आगे बढ़ने में बहुत बड़ा भूमिका निभाया था, योगदान दिया था। 113 का आंसर हो गया नोवेल ए।
114 नंबर क्वेश्चन कहता है ओल सोइंका इज, यहाँ पर डॉट दे रखा है पोएट। ये जो है ओल सोइंका, ये कहाँ की कवि है? तो ये है नाइजीरिया की, इसलिए इसको नाइजीरियन कहा जाता है। ये नेशनलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे इंडिया का इंडियन होता है, अमेरिका का अमेरिकन होता है, तो इसी तरह जो नाइजीरिया है उसके नेशनलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नाइजीरियन का प्रयोग करते हैं, इसलिए ओल सोइंका नाइजीरियन पोएट हैं। 114 नंबर का आंसर हो गया ए। 115 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, मतलब ये हुआ कि ओल्ड इंग्लिश की जो पीरियड थी वो किसके लिए जाने जाते थे, मतलब किस चीज के लिए फेमस थे? तो वो थे इन्फ्लेक्शंस के लिए। इन्फ्लेक्शन मतलब क्या हुआ, वो कोई चीज स्थिर नहीं था उस समय, मतलब जो जिसको आप ट्रांजिशन कह सकते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं, या बहुत ज्यादा बदलाव हुआ करता था, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी उसमें। तो वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देगा आपको एग्जाम में, आपको यही देगा इन्फ्लेक्शंस। मतलब ओल्ड इंग्लिश की जो पहचान थी, सबसे बड़ी पहचान उसकी थी इन्फ्लेक्शन, याद रखना है। 115 का सी हो गया। 116 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है अ मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज, मतलब अंग्रेजी में जो बड़ा लिंग्विस्टिक चेंज हुआ था, मतलब भाषा संबंधी जो परिवर्तन हुआ था, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट के नाम से। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट के नाम से जाना जाता है, जो भाषा में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था। ग्रेट वॉवेल्स में जो उसके उच्चारण में जो परिवर्तन हुआ था, मैंने इससे पहले जो बताया था आपको ऑब्जेक्टिव, उसमें बताया था कि जो ग्रेट वॉवेल में जो प्रोनाउंसिएशन में जो लंबा लंबा वॉवेल था, उसमें जो परिवर्तन हुआ था, उसी को ग्रेट वॉवेल शिफ्ट के नाम से जाना जाता है। और याद रखना है, जो अंग्रेजी में जो भाषा संबंधी परिवर्तन जो हुआ था, बहुत बड़ा परिवर्तन, उसको ग्रेट वॉवेल शिफ्ट के नाम से जानते हैं। तो 116 का आंसर हो गया ए। 117 नंबर क्वेश्चन कहता है दी 18th सेंचुरी इज नोन एज, मतलब हो गया कि 18वीं सदी को जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? तो इससे पहले भी इस बेस पे एक क्वेश्चन था, उसको कहते हैं ऑगस्टन एज। 18वीं सदी को जानते हैं हम ऑगस्टन एज के नाम से। 117 का आंसर हो गया सी। यहां पर 118 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ओलिवर गोल्ड स्मिथ एम्फसाइज्ड ऑन द प्यूरिटी ऑफ, मतलब ये हो गया कि ओलिवर गोल्ड स्मिथ जो है वो किस चीज की शुद्धता पर जोर देते हैं? तो वो देते हैं ग्रामीण क्षेत्र के जो जीवन था उस पर ज्यादा जोर देते थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विलेज लाइफ। इसको रूरल लाइफ भी कहें तो कोई गलत नहीं होगा। मतलब ग्रामीण क्षेत्र पे बहुत ज्यादा ध्यान देते थे, जोर देते थे, इसलिए विलेज लाइफ इसका आंसर हो जाएगा 118 का। 119 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है हु रोट ए पैसेज टू इंडिया। ए पैसेज टू इंडिया किसने लिखा था? ये लिखा था E.M. फोर्स्टर ने। याद रखना है कि 119 का आंसर हो जाएगा ए, E.M. फोर्स्टर। ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? E.M. फोर्स्टर के द्वारा। नाम याद रखना है, नहीं याद रहता था लिख करके याद करो। 120 नंबर क्वेश्चन कहता है टुडे इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक एंड इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट द, मतलब कह रहा है कि आज के समय में किस चीज के बिना कल्पना करना और सोचना भी मुश्किल है, असंभव है। मतलब आज की दुनिया में सोच भी नहीं सकते हम किसके बगैर, ऐसा कौन सा चीज है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है? तो ये रोल प्ले कर रहा है प्रिंटिंग मशीन। मतलब आज के समय में प्रिंटिंग मशीन के बगैर हम सोच भी नहीं सकते, ना तो कल्पना कर सकते आज के समय। तो 120 का आंसर हो गया बी, प्रिंटिंग मशीन। यहां पर क्या हो गया 121 नंबर क्वेश्चन कहता है स्पेलिंग कलर इज यूज्ड, मतलब आप लोग जो पढ़ते होंगे कलर का स्पेलिंग तो होता होगा COLOUR। तो ये जो यहाँ पर लिख दिया है कलर का जो स्पेलिंग है, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? तो ये हो गया ब्रिटिश इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश में ऐसा लिखा जाता है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इसको लिखा जाता है COLOR। इसलिए आपको डायरेक्टली आंसर मिल गया। यहाँ पर तो दिया ही नहीं है मेरे ख्याल से, ऑप्शन दिया है यहाँ पर, इंडियन हो गया, फ्रेंच हो गया, ब्रिटिश, यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा डी में अमेरिकन इंग्लिश। तो मतलब ध्यान रखना है कि जो कलर जो स्पेलिंग है ये प्रयोग होता है अमेरिकन इंग्लिश में, और ये जो COLOUR है इसका प्रयोग होता है ब्रिटिश इंग्लिश में। ब्रिटिश इंग्लिश इंडिया में चलता है, वैसे जनरली जो साउथ इंडियन है वो करते हैं अमेरिकन इंग्लिश प्रयोग।
तो 121 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो गया आपका डी, अमेरिकन इंग्लिश। यहां पर लिखा है 122 नंबर क्वेश्चन कहता है हु रोट इंडीमियन एंड हाइपेरियन। कह रहा है कि इंडीमियन और हाइपेरियन किसने लिखा है? ये लिखा है जॉन किट्स ने। नाम याद रखना है, इसमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। 122 का आंसर हो गया डी, जॉन किट्स। 123 नंबर क्वेश्चन कहता है द टेक्स्ट ऑफ विच पीरियड आर डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड। यहां पर कह रहा है क्वेश्चन किस इंग्लिश का जो पीरियड था और उसके जो टेक्स्ट है बहुत ज्यादा समझना मुश्किल हुआ करता था, पढ़ना और समझना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो ओल्ड इंग्लिश का जो टेक्स्ट हुआ करता था बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, जो जल्दी समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ करता था, ये बहुत ज्यादा मुश्किल थी। ये हो गया 123 का आंसर हो गया ओल्ड इंग्लिश बी। अब हो गया खत्म। तो मैंने इस सेशन में ये सारे क्वेश्चन जो संभावित प्रश्न था मैं उन सभी प्रश्नों को लिया। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को आराम से देख लें। परीक्षा में बैठेंगे आपको पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ा था, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। इसलिए मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि जो बच्चे पिछले वीडियो देखा नहीं है उस वीडियो को आराम से देखें, क्योंकि अगर आपको याद नहीं होता है तो एक तरीका का यूज कर सकते हैं आप। इसको रोक करके आप आराम से फिर आप बैक में जाकर लिख सकते हैं। आराम से एक कॉपी कलम लेकर आराम से लिख लीजिए, आपको आराम से याद हो जाएगा। तो आज हमने इस जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का प्रश्न था, जितने भी क्वेश्चंस प्रोबेबल थे, मैंने उन सभी प्रश्नों को कवर किया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आएगा तभी आपको एग्जाम में अच्छे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।